गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो गति के समीकरण हैं उनकी प्रूविंग हम लोग देख रहे थे, किस तरीके से उनको प्रूव किया जाता है। इम्पॉर्टेंट हैं हमारे तीनों गति के समीकरण जिनका यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। सबसे पहला जो समीकरण है हमारा v = u + at, जिसका हम लोग जो कैसे सिद्ध होता है, कैसे उसकी प्रूविंग होती है, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, देख लिया था इसकी प्रूविंग। नाउ सेकंड जो है गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? s = ut + ½ at²। तो इसमें क्या होगा? जो हमारा द्वितीय समीकरण है, x जहाँ पर क्या है? विस्थापन है, u उसका प्रारंभिक वेग है, ओके, t समय है, a एक्सेलरेशन है। तो उसके साथ हम लोग कैसे इक्वेशन को प्रूफ करते हैं, जो गति का द्वितीय समीकरण है हम लोग देखेंगे। और जो गति का तृतीय समीकरण है यानी कि v² = u² + 2as, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे तीनों गति के समीकरण, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट जो गति का समीकरण था, प्रथम समीकरण, उसको हम लोगों ने देख लिया था, उसकी प्रूविंग। तो आज हम लोग देखेंगे गति का द्वितीय समीकरण किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। इम्पॉर्टेंट है। एक कल भी हमने बताया था अपने वीडियो में कि क्वेश्चन पूछा गया है कि गति के समीकरणों को सिद्ध कीजिए। तो गति के 3 समीकरण हैं जिसको हमें प्रूफ करके दिखाना होगा अगर पेपर में आता है क्वेश्चन। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, द्वितीय समीकरण में भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि कोई हमने इसमें एक ही समीकरण में लिख दिया है, उसी के आगे जो मेन चीज़ थी हमने उसको इंक्लूड कर दिया है। बट आप लोग जब प्रूफ करोगे तो गति का जो प्रथम समीकरण है, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण है, तीनों के लिए अलग अलग चीज़ों को मानोगे, लेट करोगे। तो देख लेते हैं ऑन द स्क्रीन इसको। जैसे कह रहे हैं कि माना कोई पिंड या माना कोई वस्तु, गति का द्वितीय समीकरण या दूसरा समीकरण, माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है तथा प्रारंभिक वेग u तथा s दूरी तय करने के पश्चात t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, जहाँ त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन a है। इतनी हमको चीज़ें मिल गई। तो नाउ अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर s डिस्टेंस भी दे दी है उसकी, ओके, कि s दूरी तय करती है, वो s दूरी तय करने के पश्चात t समय बाद उसका अंतिम वेग भी हो जाता है जहाँ त्वरण a है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। नाउ एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर इसको हम लोग 1 दे देते हैं इक्वेशन नंबर, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जो अंतिम वेग है प्लस प्रारंभिक वेग, v + u या u + v लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अब इस एवरेज वेलोसिटी को यहाँ पर रख देंगे तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, सॉरी, डिस्टेंस को यहाँ पर विस्थापन कहेंगे, s से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। s इज इक्वल टू u + v/2 इंटू टी। यहाँ एवरेज वेलोसिटी का रख दिया और टाइम हो गया t। सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू u + at। तो v इज इक्वल टू u + at, s इज इक्वल टू ut + ½ at²। ये हमको प्रूफ करना है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, ये हमको तो प्रूफ करना है, ये हमारी जो इक्वेशन होती है ये हमें प्रूफ करना है। लेकिन अब हम इसको यहाँ पर कट कर देंगे
तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे जब इसमें पुट x इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा u प्लस v की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो v इज ये क्या हो जाएगा u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। नाउ अब इस 2 को हम दोनों में अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इंटू टी, ये जो t था हमारा t हो जाएगा। अब इस t को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ये 1/2 हो जाएगा टी स्क्वायर। तो देखिए हमारा ये फॉर्मूला आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सिंपल तरीके से प्रूविंग था इसका, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। देखिए डिस्टेंस सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, इक्वेशन नंबर 1 था। ओके, और फिर हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2। जब हम लोग इसको निकालेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म वैल्यू को इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, देन s इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर v की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा u प्लस ए टी। ओके, तो ये क्या हो गया 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। नाउ 2u अपॉन, अब ये 2 को दोनों तरफ कर दिया हमने हर में, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2। नाउ फिर t से हमारा इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति का द्वितीय समीकरण। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हम लोगों ने प्रूविंग देखी जो द्वितीय समीकरण था गति का उसकी, अब हम लोग बात करते हैं गति के तृतीय समीकरण की। तो गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे और उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन को प्रूफ किया था उसी तरीके से हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे। हमने फिर लेट कर लिया वही गति के तृतीय समीकरण में, माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग u तथा s दूरी तय करने के पश्चात t समय बाद उसका अंतिम वेग v है और जहां त्वरण a है। तो ये हमने लेट कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे गति का तृतीय समीकरण। तो तृतीय समीकरण हमारे पहले और दूसरे इक्वेशन की हेल्प से ही सॉल्व होंगे। हम लोग जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से लिखेंगे, गति के प्रथम समीकरण से, गति का जो प्रथम समीकरण है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो यहाँ से हम लोग t फाइंड करेंगे, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। इज दैट क्लियर? देखिए दिखा देते हैं हम, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। ये हमारा u है, 4 लग गया था, u सही कर दिया उसको हमने। नाउ वी नो दैट, अभी हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारी, एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्या लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2। अब u प्लस वी अपॉन 2 का मान किस में रख देंगे हम लोग, t का मान और उसका मान हम लोग इसमें रख देंगे। नाउ समीकरण 1 में, ये जो हमारा समीकरण 1 हमने बनाया है इसमें दोनों मान रखेंगे, एवरेज वेलोसिटी का और टी का। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड टी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग रखेंगे, तो इक्वेशन 1 में जब रखेंगे तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या है, v प्लस यू अपॉन 2 एंड t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए। ओके, तो ये तो हमारा हो गया नीचे कितना, v प्लस यू और इंटू v माइनस यू, और नीचे कितना हो गया 2a। ओके, अब ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये a प्लस बी a माइनस बी हैं, तो a और b की जगह यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, v और u, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये पक्षांतर करेंगे जब, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इधर आ गया प्लस में हो गया, ये वी स्क्वायर, इसको करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये 2as है ही, तो ये प्लस में हो गया, तो प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो इसको हम लोग अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है हमारा। तो देखा हम लोगों ने किस तरीके से सिंपल तरीके से हमने उसको सॉल्व किया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से हम लोग लेट करते हैं, माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग u तथा उसकी जो दूरी है s है, s दूरी तय करने के पश्चात t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, जहाँ पर त्वरण a है। गति का प्रथम समीकरण हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उससे हम लोग t की वैल्यू फाइंड करेंगे v माइनस यू अपॉन ए, फिर उस t की वैल्यू को डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के फॉर्मूले में रख देंगे, और हम लोग पुटअप करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारा ये होल स्क्वायर बनेगा ए वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसका, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गति का तृतीय समीकरण हमको आसानी से मिल गया। स्क्रीन पर भी सेम एज इट इज़ आपको किया गया है, इसमें सिर्फ हमने लेट करके नहीं दिखाया, हमने एक बार लेट कर लिया है। आप लोग जब करोगे पेपर में तो वहाँ पर आप जो हमारा फर्स्ट समीकरण है उसके लिए भी लेट करोगे, सेकंड समीकरण उसके लिए भी, और थर्ड समीकरण है उसके लिए भी। आप प्रॉपर उसको लेट करके देन आप लोग उसको सॉल्व करोगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा ये गति के जो तीनों समीकरण थे, प्रथम समीकरण गति का, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे ना। अब जो हमारा टॉपिक आता है वो है दूरी समय ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इम्पॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। जब हम लोग किसी के बीच अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें किन किन सिचुएशंस में किन किन चीज़ों के साथ उसको प्लॉट करना होता है, ये चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे। ओके, कौन सी चीज़ हमारी एक्स एक्सिस पर ली जाती है, कौन सी चीज़ हमारी वाई एक्सिस पर ली जाती है, तो हम लोग इसमें सीखेंगे। दूरी समय ग्राफ क्या कहता है? दूरी समय ग्राफ हमारा ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी वस्तु ने किसी समय में, कोई भी हमारा वस्तु है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, उसने किसी समय में कितनी दूरी तय की है। सपोज़ हमारा कार, अगर हम लोग कहीं कार से जा रहे हैं तो वो जो कार है वह कितने समय में कितनी दूरी को तय करती है, तो वो क्या कहलाएगा। अगर हम उन दो दूरी और समय के बीच के पैरामीटर को लेकर अगर हम लोग जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो हमारा दूरी समय ग्राफ कहलाएगा। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। यह क्या होता है, यह एक सरल रेखा का ग्राफ होता है जो ग्राफ पर दूरी बनाम समय निष्कर्षों को दर्शाता है। मीन्स एक सरल रेखा, उसमें रेखाओं के प्रकार हो सकते हैं। देखिए, जो ग्राफ प्लॉट होगा, ग्राफ में जैसी रेखा होगी वो उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वो दूसरी तरीके से उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा। एक कर्व लाइन है तो वो उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और अगर कहीं कुछ जैसे कहीं ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है तो वो उसकी दूसरी स्थिति को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स वो जो ग्राफ है वो क्या करेगा, वो उस कार की दूरी और समय की स्थितियों को रिप्रेजेंट करेगा। ग्राफ को समझने से पहले हम लोग कार्टेशियन प्लेन को समझेंगे कि उसमें हमारी एक्स एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस कौन सी होती है, और उसके बिहाफ पे हम लोग कैसे पॉइंट्स को मेज़र करते हैं। तो हम लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको दो एक्सिस की ज़रूरत होती है, यानी कि दो अक्षों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला अक्ष होता है हमारा जो एक्स अक्ष होता है, और दूसरा वाई अक्ष होता है, जो कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमारे होते हैं। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उस पर हम लोग जो दूरी और समय को मेज़र करते हैं, जहाँ पर दूरी को हम लोग वाई अक्ष पर प्लॉट करते हैं। ओके, और जो हमारा समय है उसको हम लोग एक्स अक्ष पर प्लॉट करते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग समझेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि दूरी समय ग्राफ पर घुमावदार या कर्व रूप की रेखाएं यह बताती हैं कि गति बदल रही है। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो
जो अंदर ग्राफ प्लॉट होगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है या कर्व्ड लाइन मिल रही है या जिगजैग मोशन मिल रहा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो जो ग्राफ बनेगा अंदर, अगर स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट स्पीड को बताएगा, अगर वह वही अगर घुमावदार या कर्व रूप में बन रहा है तो वो जो अंदर रेखाएं हैं वो यह बताएंगी कि उस कार की या उस ऑब्जेक्ट की क्या होगा, गति में गति चेंज हो रही है, गति वहाँ पर चेंज हो रही है, उस चेंज होने वाली गति को वो रिप्रेजेंट करेगा। मतलब लगातार वो गति उसकी बदल रही है, किस किस स्थितियों पर किस किस जगह पर गति बदल रही है, वह ये कर्व हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है कि दूरी समय ग्राफ का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है। तो यदि हम किसी पिंड की गति के लिए दूरी और समय को रिकॉर्ड करते हैं तो यह एक आयताकार ग्राफ पर समान डेटा प्लॉट करते हैं, तो हम उस बिंदु की गति के अनुरूप दूसरी समय ग्राफ प्राप्त करेंगे। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि यदि हम कोई हमारा ऑब्जेक्ट है उसके गति के लिए दूरी और समय को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग कि कितनी दूरी कितने समय में उसने तय करी है, और एक आयताकार ग्राफ पर समान डेटा प्लॉट करते हैं। अगर हम लोग एक आयताकार ग्राफ है उस पर हम लोग समान डेटा को प्लॉट करते हैं तो हम उस पिंड की गति के अनुरूप दूरी समय ग्राफ को प्राप्त कर लेंगे। कहने का तात्पर्य वही है, थोड़ा बस घुमा के रिप्रेजेंट किया गया है। ओके ना, एक उदाहरण के थ्रू हम लोग समझेंगे कि दूरी समय ग्राफ को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया गया है कि यदि एक बस चालक, बस का यहाँ पर उदाहरण लिया गया है, यदि एक बस चालक एक स्थिर गति से, एक कांस्टेंट स्पीड से ड्राइव करता है जिसे स्पीडोमीटर द्वारा इंगित किया जाता है और चालक बस द्वारा हर किलोमीटर पर लगने वाले समय को मापता है। मतलब ये सब मेज़रमेंट किया जा रहा है और जो कि निम्न प्रकार से है। देखिए 1 किलोमीटर डिस्टेंस 2 मिनट में उसने तय की, और 2 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 मिनट में, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस 6 मिनट में, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस 8 मिनट में, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 मिनट में, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस 12 मिनट में और 7 किलोमीटर की डिस्टेंस 14 मिनट में। तो मीन्स एक ये डेटा कलेक्ट किया गया बस चालक द्वारा जब बस चलाई जा रही थी, तो उसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करने को आ भी सकता है। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं कैसे प्लॉट होगा, हम लोग कॉपी पर समझेंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखते हैं जैसे डेटा दिया हुआ था हमारा, एक बार डेटा देख लेते हैं हम लोग क्या था हमारा, डेटा को नोट कर लेते हैं, उसी के थ्रू हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा डिस्टेंस और ये हो गया हमारा टाइम। ओके, तो डिस्टेंस जैसे 1 किलोमीटर में वो 1 किलोमीटर 2 मिनट में, 2 किलोमीटर 4 मिनट में, और 3 6 4 5 6 7 4 6 8 10 12 और 14। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है। टाइम को हम लोगों ने क्या कहा था, एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे। देखिए टाइम को हम लोग करेंगे, डिस्टेंस हम लोग इधर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा वाई एक्सिस हो गई। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्स एक्सिस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी 0 हो गया पॉइंट। ओके, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो हमारा प्लॉट है ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा। देखिए अब वो कह रहा है कि डिस्टेंस 1 किलोमीटर, टाइम 2, तो डिस्टेंस ये क्या है हमारा, ये टाइम है, हम लोग को यहाँ सब चीज़ राइट करनी होगी। ये हमारी क्या है, ये हमारी डिस्टेंस है। ओके, ये हमारी डिस्टेंस है। तो 1 पर वो कितने मिनट में जा रहा है, 2 मिनट में, ठीक है। 1 पर वो हमारा 2 मिनट में जा रहा है।
फिर 2 किलोमीटर कितने में जा रहा है, 3 में, सॉरी 2:4 पर जा रहा है। फिर 3 किलोमीटर 6 पर जा रहा है। तो ये सब हम लोग डैश डैश करके हम लोग स्केल की हेल्प से इसको ड्रॉ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो 4 है वो हमारा 8 पे जा रहा है। फिर 5 वाला हमारा 10 पे जा रहा है। ओके, तो ये हम लोग जब स्केल से करेंगे तो सही आ जाएगा। 6 वाला जो है हमारा 12 पर आ रहा है और 7 वाला हमारा जो है वो हमारा 14 पर आ रहा है। ठीक है, इसकी लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई है, 14 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो ये लाइन देखिए, ये देखिए जो ये पॉइंट हैं, ये सब देखिए एक स्ट्रेट लाइन को बना रहे हैं। ये जितने भी जहाँ ये दोनों पॉइंट मिलेंगे वहीं से हम लोग की लाइन गुजरेगी, चाहे वो जहाँ ही मिल रहे हों। अब यहाँ पर देखिए जो लाइन है वो क्या कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है मीन्स द ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड द मोशन ऑफ द बस आल्सो यूनिफॉर्म। वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो बस है हमारी वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, वो क्या कर रही है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमारी आगे बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों ने ये देखा कि कैसे डिस्टेंस और टाइम के बीच हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस पे टाइम को और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को हम लोग रख कर जो हम लोगों ने प्लॉट किया है ग्राफ, इस तरीके से हम लोग प्लॉट करते हैं। ओके, तो देख लीजिए अच्छे से इसको। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जितनी भी लाइन है जो हम लोग अंदर यहाँ पर पॉइंट वाली लाइन्स होंगी इनको डैश डैश करके प्लॉट करते हैं, और जो ये वाली लाइन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन जो कि हमारे बस की यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। इट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। अगर यही हमारी कुछ सपोज़ हम लोग मान लेते हैं कि अगर हम लोग की ये लाइन ऐसे जा रही होती है ना, तो ये क्या करती, ये हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ना रिप्रेजेंट करती, ये इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती कि जो हमारी स्पीड है वो चेंज हो रही है, समय के साथ उस बस की स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, सो नाउ अब नेक्स्ट हम लोग का जो ग्राफ है वो हम लोग देखेंगे वेग समय ग्राफ। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा जो सेकंड है, हम लोगों ने बात की वेग समय ग्राफ की। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस और समय ग्राफ। अब हमारा आता है वेग समय ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जहाँ पर डिस्टेंस थी वहाँ पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया। तो वो हमारा ऐसा ग्राफ जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम के अनुरूप ग्राफ को प्लॉट किया जाए, या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम की स्थितियों को रिप्रेजेंट किया जाए, तो वो जो ग्राफ होता है हमारा वो कैसा होता है, वेग समय ग्राफ होता है। इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसमें हमारे कुछ केसेस आते हैं। जो केस होते हैं वो किस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे पहला हमारा इसमें जो केस है, वो जो प्रथम स्थिति आती है, जो फर्स्ट केस आता है वो ये होता है कि निरंतर वेग, यानी कि शून्य त्वरण के साथ वेग समय ग्राफ। जो पहली स्थिति क्या कहती है, निरंतर वेग मीन्स उसमें जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो शून्य होगा। उसके साथ वेग समय ग्राफ हमारा कैसी कंडीशंस फॉलो करते हुए अपने को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग आज इसमें सबसे पहले फर्स्ट केस को देखेंगे। इसमें देखिए हमको ऑन द स्क्रीन रिप्रेजेंट हो रहा है कि जब वेग स्थिर होता है तो वेग समय ग्राफ, जब वेग हमारा स्थिर होता है तो वेग समय ग्राफ y अक्ष के साथ वेग और x अक्ष को समय के साथ निरूपित करते हैं। इसमें क्या था हमारा, x अक्ष को समय के साथ और y अक्ष को वेग के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वही हमने कहा जहाँ पर हमने डिस्टेंस को लिया था पुराने ग्राफ में, वहाँ पर हम लोग वेग को ले लेते हैं, वेलोसिटी को, और कुछ चेंजेस नहीं आता। अब
देखिए जो पहला था निरंतर वेग, निरंतर वेग से जो हमारा ग्राफ प्लॉट हो रहा है हमको दिखाई दे रहा है कि इस ग्राफ से यह स्पष्ट हो रहा है कि पूरे समय में वेग हमारा स्थिर है, लेकिन जो समय है वो हमारा चेंज हो रहा है। जो वो लाइन है ऊपर वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि वो समय चेंज हो रहा है, लेकिन वेग हमारा सेम है। समय कितना भी परिवर्तित क्यों ना हो, आपका कोई भी कण हर पल में कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। जो उसका जो मतलब हर जगह पर वो कांस्टेंट नहीं होगा, ये कहने का मतलब है इसमें। ना नेक्स्ट जो हमारी स्थिति है सेकंड केस, यानी कि सेकंड स्थिति है जो, उसको हम लोग देखते हैं। सेकंड स्थिति कह रही है कि निरंतर त्वरण के साथ वेग समय ग्राफ। अब इसमें पहले हमारा क्या था, शून्य त्वरण था, अब हमको त्वरण भी इसमें मिल रहा है। तो निरंतर जब त्वरण आएगा, एक्सेलरेशन आएगा जब किसी बॉडी के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसका ग्राफ, वेग समय ग्राफ किस तरीके से हम लोग प्लॉट करते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट किया गया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। जब त्वरण स्थिर होता है, यानी कि जब एक्सेलरेशन स्थिर होता है, सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो और प्रारंभिक वेग शून्य होता है, प्रारंभिक वेग शून्य होता है, तो कण का वेग समीकरण द्वारा अनुमानित रूप से रैखिक रूप से बढ़ जाता है। मीन्स जब उसको साथ ही साथ, जैसे हमने डिस्टेंस और टाइम में देखा था, जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही थी, है ना। तो वैसे ही प्रारंभिक वेग अगर शून्य होता है तो कण का जो और कण का जो वेग है, वेग समीकरण द्वारा अनुमानित रूप से उसका रैखिक वेग बढ़ जाता है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो यहाँ पर u की वैल्यू हमने 0 रखी, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, AT। मीन्स इसमें फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है कण का वेग समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ रहा है, एक रेखा में बढ़ता चला जा रहा है, उसमें कोई जिगजैग मोशन नहीं है, कोई और मोशन नहीं है, वो एक रैखिक रूप से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यदि किसी कण का त्वरण स्थिर है और धनात्मक है तो प्रारंभिक वेग शून्य है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि किसी कण का त्वरण हमारा स्थिर है, k है और धनात्मक है, तो प्रारंभिक वेग अगर उसका शून्य है और फिर जो वेग है वो रेखीय रूप से होता है, यानी कि ये कांस्टेंट तरीके से इसमें देखिए रेखा के रूप में बढ़ता जा रहा है, तो वेग समय ग्राफ का ढलान त्वरण देगा। ओके, नेक्स्ट जो स्थिति आती है हमारी तीसरी, वो क्या कहती है, देखिए जो नेक्स्ट स्थिति है यानी कि थर्ड केस क्या कह रहा है, बढ़ते त्वरण के साथ वेग समय ग्राफ। अब इसमें क्या कह रहा है कि त्वरण भी बढ़ रहा है, बढ़ते त्वरण के साथ वेग समय ग्राफ। जब एक त्वरण बढ़ता जाएगा तो उसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब त्वरण समय के साथ बढ़ रहा है तो वेग समय ग्राफ समीकरण से अनुमानित रूप से वक्र होगा। देखिए एक पैराबोला पथ बना रहा है वक्र तरीके से, ठीक है। तो एक मोशन दिखाई दे रहा है उसका कि वो क्या हो रहा है उसका, कि जो समय के साथ उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, जब समय भी बढ़ेगा तो उसके साथ उसका जो वेलोसिटी है तो वो भी हमारा बढ़ रहा है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT, v इज इक्वल टू यू हमारा 0 है, तो v इज इक्वल टू AT वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये जो हमारा ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ओके, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है जो दिया हुआ है कि समय के साथ त्वरण लगातार बढ़ रहा है तो ढलान का ग्राफ भी समय के साथ निरंतर बढ़ता रहेगा। ढलान का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, निरंतर वो बढ़ता चला जाएगा, ओके। नाउ उदाहरण एक देख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल क्या कह रहा है इसका, कि यदि किसी कण का त्वरण समय के साथ है, यानी उसका जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ है और प्रारंभिक वेग शून्य है, तो वेग समय ग्राफ एक वक्र होगा, ओके, एक कर्व होगा। किसी भी समय एक निश्चित समय पर वेग समय ग्राफ की ढलान उस समय त्वरण देगा। तो क्या उसकी जो ढलान कौन देगा, वो त्वरण देगा, ओके। तो इम्पॉर्टेंट है ये तीनों केसेस हमारे वेग समय ग्राफ पूछा गया है एक बार। तो ये तीनों जो हमने स्थितियाँ भी पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि एक
दूरी समय ग्राफ किस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट कर रहा था, कि दूरी समय ग्राफ किस तरीके से हम लोग प्लॉट करते हैं हम लोगों ने देखा। और जो वेग समय ग्राफ हैं उसमें हमारी 3 स्थितियां थीं, जिसमें हमारी पहली स्थिति क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, निरंतर वेग यानी कि शून्य त्वरण के साथ वेग समय ग्राफ। उसमें क्या था, हमारा त्वरण शून्य था, तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही थी वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के पैरेलल, हमको वाई एक्सिस से एक पैरेलल लाइन मिल रही थी जब उसका त्वरण शून्य था। फिर हमने जो सेकंड स्थिति देखी, सेकंड स्थिति में क्या है कि निरंतर त्वरण के साथ, अब इसमें क्या है, त्वरण के साथ एक रैखिक गति से वो बढ़ रहा है आगे, ठीक है, निरंतर त्वरण के साथ। और जो नेक्स्ट और लास्ट स्थिति थी हमारी, वो थी तृतीय स्थिति, यानी कि बढ़ते त्वरण। अब इसमें त्वरण भी बढ़ रहा है, और जब त्वरण बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ेगा। समय के साथ जब बढ़ाया जा रहा है तो त्वरण भी हमारा क्या होगा, त्वरण के साथ वेग समय ग्राफ। तो दोनों एक दूसरे पर यहाँ पर डिपेंड है कि जब समय बढ़ेगा तो त्वरण भी यहाँ पर बढ़ेगा। तो उसका एक वक्र हमको मिलता है, कर्व मिलता है, जो कि उसकी स्थितियों को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम लोग क्लास में यहीं तक हम लोग सीखते हैं। आज जो हम लोगों ने सीखा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, टॉपिक था, जो कि पेपर में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो त्वरण समय ग्राफ है यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को किस तरीके से प्लॉट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।